हाय वेलकम बैक टू एमएसएस इंग्लिश क्लासेस। दोस्तों मैं आपका दोस्त एम समीर फिर से एक बार हाजिर हूँ बहुत ही जानदार और शानदार टॉपिक के साथ। उन सभी बच्चों के लिए आज बहुत ही खास वीडियो है जो बच्चे क्लास 12 की तैयारी कर रहे हैं 100 मार्क्स की इंग्लिश के लिए। बिहार बोर्ड 2023 को एग्ज़ाम देना चाहते हैं और आज भी समझ में नहीं आता क्या पढ़े क्या ना पढ़े, किस नोट्स को पढ़े, किस चीज़ की तैयारी करें, कौन सा क्वेश्चन पढ़े, बहुत ज़्यादा टेंस्ड रहते हैं। उन बच्चों के लिए आज की क्लास बेहद इम्पॉर्टेंट क्लास है। मैं आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आप बेटर मार्क्स उठाना चाहते हैं, ऑब्टेन करना चाहते हैं, 90 प्लस स्कोर करना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। आपकी लाइफ बदल सकती है, आपकी एग्ज़ाम की मार्क्स बदल सकता है, आपका मार्क्स में वेटेज बढ़ सकता है, इसलिए इस वीडियो को देखने से ना चूकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे दोस्तों 100 मार्क्स इंग्लिश सिलेबस विद सजेशन बिहार बोर्ड की। बिहार बोर्ड के उन सारे बच्चों के लिए सुनहरा मौका है जो 100 मार्क्स इंग्लिश सिलेबस को आज तक समझ नहीं पाया। हाँ, याद रखिएगा यदि आप सिलेबस जानते हैं फिर भी आप इस वीडियो को देखें, क्योंकि हम सजेशन की बात करने वाले हैं। आज सजेस्टिव क्वेश्चन आपको देने वाले हैं, वो सारे क्वेश्चंस बताने वाले हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो चले हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन के मूड को समझते हैं, किस हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाएगा उसकी पैटर्न को समझते हैं। दोस्तों 100 मार्क्स इंग्लिश को दो भागों में डिवाइड कर दिया जाता है। पहला जिसे हम कहते हैं सब्जेक्टिव यानी 50 मार्क्स, दूसरा ऑब्जेक्टिव वो भी 50 मार्क्स, यानी 50-50 को जब हम प्लस करेंगे तो 100 हो जाएगा। तो 100 मार्क्स इंग्लिश को दो भागों में बांट दिया गया है, एक सब्जेक्टिव दूसरा ऑब्जेक्टिव। अगर हम सब्जेक्टिव इंग्लिश की बात करें कि उनमें पढ़ना क्या है, तो सब्जेक्टिव इंग्लिश में टोटल 2 सेक्शन होता है। एक सेक्शन जिससे बुक्स कहते हैं और दूसरा सेक्शन जिससे कॉम्प्रीहेंशन कहते हैं। दोस्तों मैंने बुक की जगह बुक्स इसलिए लिखी है क्योंकि बुक आपके पास एक नहीं 2 है, एक द रेनबो और एक स्टोरी ऑफ इंग्लिश। आपको दोनों बुक पढ़नी होती है यदि आप 100 मार्क्स इंग्लिश की तैयारी पूर्ण रूप से करना चाहते हैं। तो द रेनबो हर एक बच्चे खरीदते हैं, पढ़ते हैं। स्टोरी ऑफ इंग्लिश की जो बुक है वो कई बच्चों के पास नहीं मिलता, कई बच्चों की इसकी जानकारी भी नहीं होती है कि खरीदना होता है या नहीं। स्टोरी ऑफ इंग्लिश बहुत ही बेहतरीन किताब है जो आपको 11th क्लास में ही खरीद लेनी चाहिए, जहाँ से आपको अंग्रेज़ी के बारे में, इंग्लिश के बारे में इन डिटेल नॉलेज मिलता है। इन फ्यूचर चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या फिर इंग्लिश ऑनर्स या इंग्लिश आप MA करना चाहते हैं तो वो उन सारे जगहों पर स्टोरी ऑफ इंग्लिश की बुक आपको मदद करती है। दोस्तों अगर हम बुक्स की बात करें, दोनों बुक्स की बात करें तो उनमें से पहला आप बुक्स सेक्शन से एक क्वेश्चन पाएंगे जिस क्वेश्चन का नाम है समरी। दोस्तों समरी जो है ना वो 5 मार्क्स का पूछा जाता है। यहाँ पे जो 5 मार्क्स की समरी है उन पे हम कुछ आपको ऐड करते हुए बताना चाहेंगे कि समरी 2 सेक्शन से पूछा जाता है, एक प्रोज सेक्शन से, दूसरा पोएम सेक्शन से। आप जानते हैं कि टोटल 10 पोएम है आपकी बुक रेनबो में और 11 प्रोज है। तो 10 पोएम में से किसी 3 पोएम को दे देगा ऑप्शन में अथवा करके 1 2 3 किसी एक को आपको बनाना होता है, उसकी समरी देना पड़ता है, उसके बारे में इन डिटेल लिखना होता है। यदि आप समरी लिखते हैं तो समरी 2 लिखा जा सकता है। तो अगर आप 2 समरी लिखेंगे, एक पोएम से एक प्रोज सेक्शन से, तो आई थिंक 5 × 2 अगर आप करेंगे तो यहीं से आप 10 मार्क्स ला सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा बहुत इम्पॉर्टेंट ट्रिक, स्मार्ट तरीके से आप पढ़िए, आपको कोई नहीं सकेगा। दोस्तों समरी के पीछे दिमाग नहीं लगाना है। समरी के जगह एक चीज़ रहेगा अथवा में जिससे कहते हैं ट्रांसलेशन। आप समरी से बचिए, समरी याद करने से बचिए, इसके नोट्स को ढोने से, कैरी करने से बचिए, क्योंकि उतना फ़ायदा नहीं है। हाँ, नॉलेज के लिए ज़रूर पढ़े, आप एक एक प्रोज को पढ़े, एक एक पोएम को पढ़े, क्योंकि आप प्रोज और पोएम को बिना पढ़े क्या नहीं कर सकते हैं, आप जो बुक्स से जो 20 मार्क्स ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं ये कभी नहीं कर पाएंगे। इसलिए उसको पढ़ने की आवश्यकता है लाइन बाय लाइन। तो समरी को आप रट्टा ना लगाए, समरी के जगह आप क्या बनाएं, ट्रांसलेशन बनाएं। यहाँ पे हमने मार्क्स नहीं दिया है, इसलिए नहीं दिया है क्योंकि जो बुक्स है वहाँ से 33 आपके मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं बुक से, और यहाँ पे 33 आप इसको जब कैलकुलेट करके देखेंगे, इस समरी से 5 और स्टोरी ऑफ इंग्लिश से 5, आपके एक्सप्लेनेशन से 8 और शॉर्ट क्वेश्चन से आपका 10 और मैचिंग लिस्ट से 5, तो आपका टोटल 33 हो जाएंगे। तो मैंने इसको अथवा में रखा है।
तो दोस्तों समरी की जगह हमको बनाना क्या है, ट्रांसलेशन। मैं यही आपको सजेशन देना चाहता हूं कि समरी को छोड़कर ट्रांसलेशन क्यों बनानी है, क्योंकि ट्रांसलेशन में 7 आपको क्वेश्चन दिए रहते हैं जिसमें से 5 को ट्रांसलेट करना होता है। यदि आप कंप्लीटली सही ट्रांसलेट कर देते हैं तो आपके मार्क्स काटने की पॉसिबिलिटी नहीं होती है, यानी वो 0 हो जाता है। 5 में 5 आप ऑब्टेन कर सकते हैं। गलती से आपने समरी लिखना स्टार्ट किया, आपकी राइटिंग ख़राब है या फिर कॉमा फुल स्टॉप जो आपकी पंक्चुएशन है उसमें आपकी कमांड नहीं है, तो आप गलती करेंगे, मिस्टेक करेंगे, 1-2 मार्क्स आपके कट जाएंगे। इसलिए आप समरी पे कम ध्यान दें बल्कि ट्रांसलेशन पे ज़्यादा ध्यान दें। मेरे ख्याल से 5 मार्क्स यहाँ पे बनाना है क्योंकि ये अथवा में रहेगा। स्टोरी ऑफ इंग्लिश, स्टोरी ऑफ इंग्लिश से एक क्वेश्चन लाजमी है कि रहता है, यानी कि फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इन इंडिया हो या राइट और नोट ऑन ग्लोबल इंग्लिश हो या फिर ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश, इस तरह से द डायलेक्ट्स ऑफ इंग्लिश, इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे स्टोरी ऑफ इंग्लिश से। अगर आप ऑफलाइन कहीं क्लास करते हैं, आपके टीचर पढ़ाते होंगे स्टोरी ऑफ इंग्लिश, यदि आप आज तक आपको स्टोरी ऑफ इंग्लिश की किताब खोल के पढ़ाया नहीं गया है तो आप कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं। उसको पढ़िए, वही आपको आपकी फ्यूचर बनाएगा। हाँ, यदि आप कटिहार में हो तो चल के रामपुरा आइए, MSS इंग्लिश क्लासेस से जुड़िए। मैं आपको इन डिटेल हर एक किताब पढ़ाता हूँ, ग्रामर की हर एक कॉन्सेप्ट देता हूँ, उन सारे कॉन्सेप्ट पे बात करता हूँ जिसके बाद आपको 12th क्लास के बाद ग्रामर पढ़ने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। इसके लिए आप MSS से जुड़ सकते हैं, MSS को ज्वाइन कर सकते हैं। एक बात और बताऊं मैं कि जो बच्चे 2023 को एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए एक फ्रेश बैच में स्टार्ट करने जा रहा हूं। उस बैच में केवल सिलेबस को फोकस किया जाएगा। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो ज़रूर कांटेक्ट करें, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद है एक्सप्लेनेशन। दोस्तों एक्सप्लेनेशन प्रोज सेक्शन से एक होता है, पोएम सेक्शन से एक होता है। जो प्रोज और पोएम 2 सेक्शन से 5-5 आपके ऑप्शन दिए रहेंगे, उनमें से किसी एक को चूज़ करना होता है। ABCDE करके आपको 5 क्वेश्चंस दे रहेंगे प्रोज में से और किसी एक को एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन कैसे करें इस पर मैं एक वीडियो बनाया हूँ, हो सके तो मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप देखेंगे एक्सप्लेनेशन करने का स्मार्ट ट्रिक और कॉन्सेप्ट आप वहाँ से सीख सकते हैं। दोस्तों एक्सप्लेनेशन 8 मार्क्स का होता है, प्रोज सेक्शन से 4 मार्क्स का, यानी कि क्वेश्चन बनाना है और प्रोज सेक्शन से एक बनाना है, 8 मार्क्स कंप्लीट। शॉर्ट क्वेश्चंस, ये जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होता है यानी शॉर्ट क्वेश्चंस होता है, ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, इसलिए इसे शॉर्ट कहते हैं, यानी लघु छोटा है। और आपको टोटल 5 क्वेश्चंस बनाना होता है। यहाँ पे भी खूबसूरत बात यह है कि आपको 5 ही क्वेश्चन देगा, ऐसा नहीं है, कम से कम 7 क्वेश्चन देगा, 10 भी दे सकता है। तो 7 में से किसी 5 को हिट करना होता है, किसी 5 का आंसर देना होता है। और ये जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होता है दोनों बुक से, आपके द बुक रेनबो और स्टोरी ऑफ इंग्लिश की जो 2 किताबें हैं उन दोनों किताबों से क्वेश्चन ली जाएगी शॉर्ट क्वेश्चंस। आप इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, 2 या 1 क्वेश्चन आपका शॉर्ट स्टोरी ऑफ इंग्लिश की किताब से होगी, बाकी के क्वेश्चन द रेनबो से होगा। तो आप इनको समझने की कोशिश कीजिए। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की नोट्स अगर आप कहीं से लेते हैं वो ठीक है, अगर आप उसको नोट्स कैरी करते हैं ठीक है, उसकी स्टडी कर रहे हैं वो ठीक है, बट समरी से बचना है। ज़्यादातर नोट्स पे मत जाइए, नोट्स कुछ नहीं, आप खुद काबिल बनिए, लिखिए, क्रिएट करने की कोशिश कीजिए। जस्ट ट्राई टू बी अ क्रिएटर, नो। आइए देखिए मैचिंग लिस्ट। दोस्तों एक मैचिंग लिस्ट ऐसा पीस ऑफ केक है जो कोई भी कर सकता है। इट इज़ वेरी सिंपल। मैं समझता हूँ कि ये मैचिंग लिस्ट में कुछ नहीं है। 1 घंटा की पढ़ाई करने के बाद मैचिंग लिस्ट 5 मार्क्स आप ऑब्टेन कर सकते हैं। 10 पोएम है ही, उन पोएम के नाम को याद करना है, साथ में पोइट्स के नाम याद करना है। उससे होगा क्या कि एक मैचिंग लिस्ट दिया जाएगा, लिस्ट ए और लिस्ट बी, जिसमें मैच करना है। वन साइड पोएम गिवन होगा, दूसरे साइड पोइट गिवन होंगे, उसको मैच करना है। मैचिंग लिस्ट वो है। तो समरी को हमने कहा कि समरी को छोड़ो, उसकी जगह पे आप हिट किसको करो, ट्रांसलेशन को। तो समरी से बचने की कोशिश करना है। दोस्तों अभी तक मैं आपको बता चुका हूँ 33 मार्क्स कंप्लीटली। अब आइए 17 मार्क्स को समझाने की और समझने की कोशिश करते हैं। कॉम्प्रीहेंशन। दोस्तों कॉम्प्रीहेंशन एक टॉपिक इसलिए दिया जाता है ताकि आपकी राइटिंग कैपेबिलिटी को, स्ट्रेंथ को चेक किया जा सके। आपके आइडियाज़, आपकी कॉन्सेप्शन, आपकी थॉट जो है वो कहाँ तक आप क्रिएट कर सकते हैं, उसको चेक करने के लिए एग्ज़ाम में कॉम्प्रीहेंशन दिया जाता है। कॉम्प्रीहेंशन एक ऐसी चीज़ है कि दुनिया के लगभग इंग्लिश में आप इंग्लिश की एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो उसमें मिल ही जाता है, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग होता है। अगर आप लिखने नहीं जानते हैं, लाख बोलने में आप माहिर बन जाइए,
कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बोलना जितना इम्पॉर्टेंट है उतना लिखना इम्पॉर्टेंट है। अगर अपनी कलम पकड़ के लिखने से रुक गया है तो लोग आपको अशिक्षित समझेंगे, अनलिटरेट समझेंगे। इसलिए मस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आप लिखिए, डेली कुछ ना कुछ लिखिए। सबसे पहले आपकी प्यारी माँ के बारे में लिखना स्टार्ट कीजिए, फिर बाप के बारे में लिखना स्टार्ट कीजिए, अपने बारे में लिखिए, कुछ लिखिए। व्हाट्सएप की दुनिया में आप दीवाने रहते हैं। मैं नहीं कहता हूँ कि व्हाट्सएप से हट जाओ, क्योंकि संभव भी नहीं है आपको हटाना। जैसे भी लाकर खींचना पड़ेगा, फिर भी आप व्हाट्सएप से नहीं हट सकते हो। व्हाट्सएप में रहते हो कोई बात नहीं, इंग्लिश में टॉक करना, इंग्लिश में लिखना, ये शॉर्ट फॉर्म का बिल्कुल काम मत करना। एक मतलब गजब हो गया भाई। अब बच्चे मुझे मैसेज करते BSS सर लिख के भेज देते हैं, क्या समझेंगे हम BSS? बोलता बस सर। हाँ बताओ ये क्या है? तो ऐसा नहीं बाबू, शॉर्ट फॉर्म में बात मत कीजिए, लॉन्ग फॉर्म में कीजिए, लिखिए, कोशिश कीजिए इंग्लिश के वर्ड का प्रयोग करना, कॉम्प्रीहेंशन, ये चीज़ को यहाँ से आप धीरे धीरे डेवलप कर सकते हैं। दोस्तों कॉम्प्रीहेंशन से टोटल 17 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो इस तरह से होते हैं। पहला लेटर। दोस्तों लेटर और एप्लीकेशन दोनों एक ही चीज़ है। आप चाहे लेटर का आंसर कर सकते हैं या एप्लीकेशन का कर सकते हैं, बट हम आपको रेकमेंड करेंगे कि आप लेटर ही करके आए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप एप्लीकेशन, चूँकि इसकी फॉर्मेट थोड़ा सा लिटिल बिट टफ है किसके तुलना में, कंपैरिजन में, तो लेटर के। उसके बाद है ऐसे। दोस्तों ऐसे जो है ना वो 8 मार्क्स का होता है और वन ऑफ द नो दैट मीन्स लार्जेस्ट क्वेश्चन होता है। सबसे लंबा और सबसे बड़ा क्वेश्चन अगर आपकी एग्ज़ाम में कुछ है तो वो ऐसे का है, जो 8 मार्क्स का है। इसके अलावा आप देखेंगे तो सारे या तो 2 मार्क्स का होगा, या ऑब्जेक्टिव है तो 1 मार्क्स का होगा, या फिर आपके 5 मार्क्स के होंगे। बट ये क्वेश्चन आपका 8 मार्क्स का है। और यहाँ पे बच्चा जो है ना अपने मार्क्स को या तो गेन करता है, ऊपर करता है, ग्रो करता है, या फिर वो नीचे चले जाता है। इसका कारण क्या है कि ऐसे 1-2 तैयारी कर लेता है और वो ऐसे एग्ज़ाम में पूछा नहीं तो वो कुछ नहीं कर पाता है, लिख नहीं पाता है। बिहार बोर्ड के बच्चे की सबसे बड़ी कमी क्या है कि वो लिखने में बहुत पीछे होते हैं, कंटेंट राइटिंग उनके पास नहीं है, मतलब इसलिए दैट्स वाई वो पीछे रहते हैं। तो लिखने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे ऐसे मैं 4-5 ऐसे आपको बताना चाहूँगा, उनमें से कोई एक ऐसे मैं आई थिंक सजेशन आपको दे रहा हूँ, शायद आ जाए, शायद नहीं, लगभग तय है कि आ जाएगा। पहला अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसे है दिस ईयर जो 2023 के लिए जो आना ही चाहिए और आएगा ही आएगा, इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट को आप तैयारी कीजिए। दूसरा आप पोल्यूशन का तैयारी करें, और तीसरा जो आप तैयारी करें वो माई एम इन लाइफ। चौथा आप इंडियन फेस्टिवल की तैयारी कर सकते हैं, और 5वां द गेम यू लाइक मोस्ट। ये 5 ऐसे को आप तैयार कीजिए। आप इन 5 में से कोई एक ऐसे आपको टकरा ही जाएगा। हाँ, लेकिन आप 5 के भरोसे ना रहे, हो सके आपके पास ज़्यादा समय है, आप कैपेबल हैं ज़्यादा कुछ करने का तो ज़्यादा करें, 10, 20, 5 लिखिए। उन बच्चे जो लिख ही नहीं सकते, पढ़ ही नहीं सकते, उसको कुछ समझ में नहीं आता, उन बच्चों के लिए कह रहा हूँ कि कम से कम 5 आप कर ले तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद अगर हम कॉम्प्रीहेंशन के लास्ट क्वेश्चन को देखें तो पैसेज होता है जो 4 मार्क्स का है, और ये बहुत इजी होता है। दोस्त यहाँ 4-5 लाइन गिवन होता है, 4-5 लाइन के नीचे 3 क्वेश्चंस या 3 या 4 क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं। उन क्वेश्चन को पढ़ना है, और गिवन लाइन जो अनसीन पैसेज है पहले से दिया हुआ उसको पढ़ना है, और उसको पढ़कर जो आप उसको कहानी को समझना है कि क्या लिखा गया है। किसी भी व्यक्ति के बारे में, किसी इवेंट के बारे में लिख दिया जाएगा, उसके नीचे क्वेश्चन है और उन क्वेश्चन को पढ़कर उसका आंसर निकालना है। मैं किसी सेपरेट वीडियो में बात करूंगा कि पैसेज का आंसर कैसे निकाला जाता है। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि पैसेज एक अनसीन पैसेज होगा जो कहीं से उठा के आपको दे दिया जाएगा, और उसको पढ़कर आंसर लिखना होता है। यहाँ से कम्प्लीटली मैंने आपका कंप्लीट कर दिया है सब्जेक्टिव 50 मार्क्स इंग्लिश को। अब आइए हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव 50 मार्क्स की। अगर ऑब्जेक्टिव 50 मार्क्स इंग्लिश को समझना चाहे तो ये भी 2 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। 30 मार्क्स ग्रामर है और 20 मार्क्स आपकी बुक्स हैं। मैंने बुक्स लिखा है, फिर वही बात, एक द रेनबो एक बुक है और एक स्टोरी ऑफ इंग्लिश की एक अलग बुक है। 2 बुक मिला के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे, इसलिए हमने बुक्स लिखा है जो 20 का है। ग्रामर जो आपके 30 मार्क्स हैं उसके एरिया क्या है, कहाँ कहाँ से किस किस टॉपिक को पढ़ना है ताकि हम ग्रामर में अच्छा कर सकते हैं। तो आइए ग्रामर के पहला टॉपिक अगर आप देखें जो मस्ट इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में क्वेश्चन रहता ही है, वो है एक्टिव पैसिव। अगर हम एक्टिव पैसिव की बात करें दोस्तों तो वहाँ से 2 मार्क्स के क्वेश्चन फिक्स्ड मान के चलिए, एक बढ़ सकता है लेकिन घटेगा नहीं। 2 मार्क्स
आप मान के चलिए कि 2 ही मार्क्स रहेगा एक्टिव पैसिव से। और ये बेहद ईजी है। यदि आपकी डिमांड हो तो मैं एक ऐसा वीडियो इस पर लेके आऊँगा जिसके बाद आप दुनिया की किसी भी पैसिव वॉइस को ट्रांसलेट कर सकते हैं एग्ज़ाम के नज़रिए से। उसके बाद है नरेशन। नरेशन भी 2 मार्क्स का होता है। यदि आप एक वीडियो देखते हैं या फिर एक क्लास ऑफलाइन कर लेते हैं तो नरेशन आप बना सकते हैं, 2 में 2 ला सकते हैं। बहुत मतलब लॉजिकल नहीं है, इलॉजिकल है और बहुत सिंपल चीज़ है। आगे देखिए प्रेपोजिशन। हाँ, प्रेपोजिशन एक ऐसी चीज़ है जिसमें अच्छों को नानी याद आ जाती है। प्रेपोजिशन बड़ा खतरनाक चीज़ है, तो आप प्रेपोजिशन पे ध्यान दें। प्रेपोजिशन पढ़े, एक एक शब्द को पढ़े, यहाँ से आपकी इंग्लिश के स्किल इंप्रूव हो जाएंगे। आप इंग्लिश में आप कह सकते हैं कि काबिल बन जाएंगे, यानी आपके अंदर वो कैपेबिलिटी आ जाएगी कि आप किसी के साथ फेस कर सकते हैं इंग्लिश की दुनिया में। तो प्रेपोजिशन वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर के, हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो इनकी आप तैयारी बिल्कुल करें और सही ढंग से करें। प्रेपोजिशन 3 से 4 मार्क्स के होंगे, आप 3 मार्क्स मान के चलिए, लेकिन याद रखिएगा प्रेपोजिशन और क्वेश्चन जो होंगे आपको अदर क्वेश्चन ग्रामर सेक्शन से, वहाँ प्रेपोजिशन का कुछ ना कुछ रोल रहेगा, इसलिए प्रेपोजिशन को पढ़े। उसके बाद आर्टिकल देखने में बहुत छोटा है लेकिन घाव बहुत बड़ा करता है। आर्टिकल ऐसे नॉर्मली आप पढ़े होंगे कि ए एंड द को आर्टिकल कहते हैं, हालांकि मैं इस डेफिनेशन को नहीं मानता हूँ। आर्टिकल अपने आप में कुछ नहीं है, एक एडजेक्टिव का पार्ट है जहाँ पे हम लोग किसी नाउन को डेफिनेट या इंडेफिनेट बनाने के लिए ए एंड द का प्रयोग करते हैं। तो आर्टिकल को आपको पढ़ना है, और आर्टिकल भी एक ऐसा टॉपिक है इंग्लिश के जो आपके दूसरे क्वेश्चन में भी उनका कुछ ना कुछ रोल रहता है, इसलिए आर्टिकल को आप इन डिटेल पढ़े। ज़्यादा दिमाग आप आर्टिकल में लगाइए, ज़्यादा दिमाग आप प्रेपोजिशन में लगाइए। आपको एक्टिव पैसिव एक दिन का काम है, नरेशन एक दिन का काम है, इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। कॉम्बिनेशन, अगर आप कॉम्बिनेशन की बात करें, ये सिंथेसिस होते हैं। और यहाँ पर जो दोस्त बात है, एग्ज़ाम की जो क्राइटेरिया है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको एक दिन में टीचर्स करा देंगे, लेकिन इसको पढ़ना पड़ता है और इसमें काम करना पड़ता है, यही आपकी इंग्लिश को इन्हेंस करता है। यहाँ पे 1 मार्क्स पूछा जा सकता है या 2 पूछे जाते हैं। हमने कुछ जगह पे ऑप्शंस रखा है, जैसे 3 से 4 या 1 से 2। मीनिंगफुल एक्सप्रेशंस, कुछ ऐसे सेंटेंसेस होंगे जहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या पूछा जा रहा है हमसे, वो आपकी एक्टिव है, पैसिव है, प्रेपोजिशन है, आर्टिकल है, नरेशन है, क्या है। तो वहाँ पे आपको सेंटेंस को पढ़कर समझना है और मीनिंगफुल एक एक्सप्रेशन डालना है कि उस गिवन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन डाले जो एक सेंटेंस का मीनिंग आ जाए। तो उस हिसाब से एक मीनिंगफुल एक्सप्रेशंस होते हैं, ये आपके 4 से 5 मार्क्स से पूछे जा सकते हैं। अगर ये मीनिंगफुल एक्सप्रेशंस को अगर देखें तो ये किस बेस पे होगा, टेंस बेस्ड क्वेश्चंस होगा, यानी कहीं ना कहीं आप इसको मान चल सकते हैं कि मीनिंगफुल एक्सप्रेशन जो है वो टेंस बेस्ड होता है। ये टेंस को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और टेंस को उस तरह से नहीं पढ़ना है कि टेंस बगल में लिख दिया काल और देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस, नहीं। टेंस को पढ़ने से पहले आपको स्टडी करना है एक एक चीज़ की, और वो चीज़ क्या है, वर्ब की। बिल्कुल इन डिटेल वर्ब को पढ़ना है, वर्ब के फॉर्म्स को पढ़ना है, बेस फॉर्म क्या होता है, प्रेजेंट फॉर्म क्या होता है, फिर आपके पास्ट फॉर्म क्या है, परफेक्ट फॉर्म क्या है, कंटिन्यूअस फॉर्म क्या है, और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि फ्यूचर फॉर्म क्या है। इन डिटेल वर्ब के फॉर्म्स को पढ़ना है, तब आप जाकर कर सकते हैं टेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस को। जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, रहा, रही है, आप काम नहीं चलेगा, वो चलता था जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन हुआ करता था। अब ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, इसलिए ग्रामर की कॉन्सेप्ट को समझना होगा, चूँकि हिंदी दूर दूर तक नहीं दिखने वाला। आइए आगे देखते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इस टॉपिक से ही अंग्रेजी सीखना स्टार्ट होती है। जैसे ही किसी बच्चे को ट्रांसलेशन पढ़ाया जाता है तो टीचर सबसे पहले बताते हैं कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल। तो उसी को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं कि सब्जेक्ट यानी वर्ब के साथ कैसा सब्जेक्ट और कैसे सब्जेक्ट के साथ कैसा वर्ब। तो ये एग्रीमेंट किया गया है, सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब। उसके बाद आता है मॉडल वर्ब्स। दोस्तों मॉडल वर्ब्स इंग्लिश के ऐसे एक टॉपिक है जो बेहद इंपॉर्टेंट है और आई थिंक बहुत ही ईजी है। इसको पढ़ना बच्चों का खेल है। 13 वर्ड्स हैं जो आपकी मॉडल वर्ब्स के रूप में काम करता है, उनमें से 3 जो कभी कभी मॉडल वर्ब की काम नहीं करके कभी एडजेक्टिव तो कभी आपकी मेन वर्ब की काम करते हैं। तो उनको डिटेल से पढ़ने से सबसे पहली फ़ायदा यह है कि आप इजीली अंग्रेज़ी बोलने सीख सकते हैं। दूसरी फ़ायदा यह है कि आप कॉम्प्रीहेंशन को लिखने में उसका यूज़ कर सकते हैं। और तीसरा फ़ायदा यह है कि एग्ज़ाम में 1-2 क्वेश्चन इससे रिलेटेड रहता ही है, तो वहाँ से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। इट्स वेरी ईजी, ये भी एक दिन में संभव है कि हो जाए।
उसके बाद 3 मार्क्स के जो क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा वो क्या है, पहला है वर्ड 1। वर्ड 1 का मतलब क्या होता है दोस्त, 4 आपको ऑप्शंस देंगे और उनमें से एक ऑप्शन जो होगा 3 से बिल्कुल भिन्न होगा, अलग होगा, वो वर्ड है। जैसे मान लो कि मैं अगर बात करूं लेडी, या मैं बात करूं आपको गर्ल, या मैं बात करूं वाइफ, और एक तरफ अगर मैं बात करूं हस्बैंड या सपोज करो बॉय, तो इनको अगर आप बाय नेचर देखेंगे तो वो 3 जो है वो फीमेल है और एक मेल है, तो ये तीनों से वो डिफरेंट है। हालांकि वो तीनों भी अलग अलग है लेकिन बिल्कुल डिफरेंट है कौन, बॉय, इसलिए आंसर हो जाएगा बॉय, यानी जो बिल्कुल भिन्न होगा तीनों से उसे हम वर्ड 1 कहते हैं। सिनोनिम के मतलब होता है समानार्थी। समानार्थी मतलब क्या है, कोई एक वर्ड आपको दे दिया जाएगा और उसी के सेम अर्थ के आपके वर्ड खोजने के लिए कहेंगे, ये आपका 1 मार्क्स का होगा, ये भी आपका 1 मार्क्स का होगा और रहेगा ही रहेगा। और एक है एंटोनिम, और एंटोनिम जो होते हैं ये भी एक वर्ड के होते हैं, जस्ट उल्टा वाले अपोजिट मीनिंग के वर्ड आपको खोजने होते हैं। दोस्तों एंटोनिम और सिनोनिम आपको पढ़ना है। अगर आप इसको 100 मार्क्स मतलब 100% इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो आपकी बुक में दी गए वर्ड्स पे फोकस करें। और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, करेक्ट स्पेल वर्ड्स। 3 से 4 क्वेश्चंस आपको ऐसे भी दिए जाएंगे, मान के चलिए 3 रहेगा ही रहेगा। करेक्ट स्पेल वर्ड्स आपको 4 एक ही वर्ड के अलग अलग 4 वर्जन दे दिए जाएंगे, यानी स्पेलिंग चेंज करके, और कहेगा कि सही स्पेलिंग वाले वर्ड को आप चूज़ करें। तो उसके लिए आपको क्लास करना पड़ता है और उसके लिए भी टफ लेवल के वर्ड्स जो आपकी बुक में दिए गए हैं, टेक्स्ट बुक में, उससे ज़रूर आप स्टडी करें, उसके स्पेलिंग में ही फोकस करें। हाँ, स्पेलिंग में अगर आपको बहुत दिक्कत होती है तो आप MSS के पास आ सकते हैं, मैं इनकी कॉन्सेप्ट आपको देंगे। आगे देखिए क्या है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। दोस्तों ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है और इसके लिए MSS को चूज करना बहुत बेहद इंपॉर्टेंट है। आपको चूज करना चाहिए MSS को इस क्वेश्चन को करने के लिए। खास करके चूज द करेक्ट सेंटेंस, 4 सेंटेंसेस दिए हुए रहेंगे और कहेगा कि इनमें से कौन सा सेंटेंस सही है। और दुख तो यही होती है, परेशानी तो यही है, यही चीज़ जो है जो टेंस्ड कर देती है, टेंशन में डाल देती है। कैसे करें जब हम एक सिंपल हिंदी वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे हैं, तो इंग्लिश के लिखे हुए वाक्य में से एरर निकालना और कह देना कि ये 3 गलत है, ये सही है, बहुत इजी काम नहीं है लेकिन संभव हो सकता है। इसके लिए कॉन्सेप्ट आपके आर्टिकल के क्लियर होने चाहिए, आपके प्रीपोजिशन का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, साथ में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। यदि आप इस क्वेश्चन को करना चाहते हैं तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में काम करना पड़ेगा, आर्टिकल में काम करना पड़ेगा और प्रीपोजिशन में काम करना पड़ेगा, फिर आप कंप्लीटली सही आंसर दे सकते हैं। मेरे ख्याल से 100 मार्क्स इंग्लिश को सीख चुके हैं आप, थोड़ा सा बाकी रह गया है। बुक्स जो आपके 20 जहाँ से 20 क्वेश्चंस रहेंगे बुक के ऑब्जेक्टिव से, उसमें दोस्त क्या है, बायोग्राफी ऑफ पोएट एंड राइटर। जो आपके पोएट एंड राइटर्स हैं ना, जो आपकी एग्जाम में दिया क्वेश्चन में दिए गए हैं टेक्स्ट बुक में, और वो कहाँ से, द रेनबो बुक से। प्रोज उनके नाम को याद कीजिए और उनके बारे में जानिए। जैसे महात्मा गांधी है तो आई थिंक उसके बारे में आप बहुत कुछ जानते होंगे, वहीं से कहीं से एक क्वेश्चन उठा के पूछ दिया जाएगा कि उसे लीडर कहते हैं या वो कैसा लीडर थे, या कुछ भी इस तरह से, उसको कौन मारा, कब जन्म लिया, कहाँ जन्म लिया, इस तरह से कुछ भी पूछ देगा। तो बायोग्राफी ऑफ राइटर, और साथ में आप क्या जाने, उसके पोएट के बायोग्राफी जाने, कौन पोएट कहाँ से है, किस पोएट को किस नाम से जाना जाता है। किसी को आप जानते हैं कि आप मेटाफिजिकल पोएट के नाम से जाना जाता है, किसी को पीपल्स पोएट, किसी को रोमांटिक पोएट, किसी को चिल्ड्रेन पोएट। तो इस तरह से आप उनके बायोग्राफी को जाने। और अगला है इनसाइड आउट द बुक। बुक के अंदर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इनसाइड आउट द बुक के अंदर से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस क्वेश्चन को बच्चे देखने के बाद एग्जाम दे के बाहर निकलता है और कहता है कि कुछ क्वेश्चन ऐसा है ना जो आउट ऑफ सिलेबस पूछ लिया। दोस्तों आउट ऑफ सिलेबस नहीं, आउट ऑफ आपका माइंड था, क्योंकि आपने इनसाइड आउट द बुक पढ़ा ही नहीं, तो आपको लगता है कि ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस था। आउट ऑफ सिलेबस कोई क्वेश्चन नहीं होता है, आप आउट ऑफ सिलेबस थे इसलिए आपको ऐसा लगता है। तो आप शुरू से अंत तक पढ़े, सही चीज़ से पढ़े और सिलेबस को एंजॉय करें, एग्ज़ाम को बेहतर बनाएं, 2023 में टॉप नंबर में आइए। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ठोक दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और MSS को हौसला देने के लिए दूसरों तक शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।